पति ब्रह्मचारी। क्या है ये? कल मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। आपको जरा सी भी टेंशन नहीं हो रही है ना? मुझे लगा आरव को टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सोच के आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। अगर उसे पता चला तो शायद वो अभी कुछ रिएक्ट ना करे, पर इन फ्यूचर आरव और काव्या के बीच कुछ अनबन हुई तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसा वो अभी कर रहा है। एक्सक्यूज मी बॉस, आपको कुछ चाहिए? टी, कॉफी, ग्रीन टी, जूस, और वो अभी नया ट्रेंड में क्या है, माचा, वैनिला। अरे पुरानी वाली दारू में ना दम नहीं था, इसलिए इस बार एकदम ब्रांडेड माल लाया हूं। ये लो। सूरज पूरी रात मेडिकल कैंप की तैयारियों में मसरूफ रहता है। इसके ज़हन में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि ये कैंप कामयाब होना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ कंपनी की साख जुड़ी हुई थी बल्कि हज़ारों गरीब लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता थीं। दूसरी तरफ ईशा खामोशी से अपने दिल में सूरज के लिए फ़िक्र महसूस कर रही होती है। वो जानती थी कि सूरज बाहर से जितना सख्त दिखाई देता है, अंदर से इतना ही हसास इंसान है। सुबह होते ही पूरा ग्राउंड लोगों से भरना शुरू हो जाता है। जगह जगह बैनर्स लगे होते हैं, डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ मौजूद होते हैं और हर तरफ भाग दौड़ का माहौल होता है। सूरज हर इंतज़ाम खुद चेक कर रहा होता है ताकि कोई कमी बाकी ना रह जाए। ईशा भी बगैर छुट्टी लिए वहाँ मौजूद होती है। वो चाहती थी कि सूरज को एहसास हो कि वो हर मुश्किल में इसके साथ खड़ी है। उसी दौरान आकाश एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है, क्योंकि इसका मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रहा था। इसने रात ही में एक कंपाउंडर को पैसे देकर कुछ दवाइयों के डब्बे तब्दील करवा दिए थे। असल दवाइयों की जगह ऐसी दवाइयाँ रख दी गई थीं जो मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थीं। कैंप शुरू होते ही सैकड़ों लोग इलाज के लिए लाइन में लग जाते हैं। कुछ बुजुर्ग अपनी बीमारियों के साथ आए होते हैं, कुछ माएँ अपने बच्चों को लेकर बैठी होती हैं। सूरज सबसे इज्जत से बात करता है, जिसकी वजह से लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ईशा दूर से उसे देखती है तो उसके दिल में सूरज के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। चंद घंटों बाद एक बुजुर्ग औरत दवाई लेने के कुछ देर बाद अचानक जमीन पर गिर जाती है। पहले तो सब समझते हैं कि शायद उसे कमजोरी हुई है, लेकिन फिर एक और शख्स की तबीयत खराब होने लगती है। देखते ही देखते कई मरीज बेचैन होने लगते हैं। पूरे कैंप में शोर मच जाता है। लोग घबरा कर चीखने लगते हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि कुछ सूरज का नाम लेकर गुस्सा निकालने लगते हैं। मीडिया के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और कैमरे ऑन हो जाते हैं। सूरज हैरान रह जाता है, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक ये सब कैसे हो गया। ईशा फौरन सूरत-ए-हाल संभालने की कोशिश करती है। वो मरीजों को अलग जगह मुंतकिल करवाती है और डॉक्टर्स से कहती है कि फौरी सबके टेस्ट किए जाएं। उसी दौरान एक डॉक्टर आकर सूरज को बताता है कि मसला दवाइयों में लग रहा है। ये सुनते ही सूरज के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ आकाश मीडिया के कुछ लोगों को खुफिया तौर पर भड़का रहा होता है ताकि सारा इल्ज़ाम सूरज पर आए। न्यूज़ चैनल्स पर खबरें चलने लगती हैं कि सूरज के मेडिकल कैंप में नाक़िस दवाइयाँ दी गईं। कंपनी के आला अफसरान भी गुस्से में आ जाते हैं। सूरज खुद को बेबस महसूस करता है। वो बार बार सोच रहा होता है कि आखिर ऐसी गलती कैसे हो सकती है, क्योंकि इसने हर चीज़ खुद चेक की थी। उसी दौरान ईशा को एक अजीब बात महसूस होती है। वो स्टोर रूम में जाकर दवाइयों के खाली डब्बे देखती है तो उसे कुछ पैकेट्स पर मुख्तलिफ नंबर नज़र आते हैं। इसे शक होने लगता है कि किसी ने जानबूझकर दवाइयाँ तब्दील की हैं। ईशा खामोशी से तहकीकात शुरू कर देती है। वो कैंप के एक मुलाजिम से बात करती है जो पहले तो डरता है, लेकिन बाद में बताता है कि रात के वक्त किसी ने स्टोर रूम खोला था।
यह सुनते ही ईशा के जहन में फौरन आकाश का नाम आता है क्योंकि वो पहले भी सूरज के खिलाफ साजिशें करता आया था। इधर सूरज को कंपनी के हेड ऑफिस से कॉल आती है। इसे फौरन मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मीटिंग में सब लोग सूरज पर गुस्सा निकालते हैं। कोई कहता है कि इसकी लापरवाही की वजह से कंपनी की इज्जत फाक में मिल गई, तो कोई कहता है कि इसे ओहदे से हटा देना चाहिए। सूरज खामोशी से सब सुनता रहता है क्योंकि इसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। ईशा फैसला करती है कि वो सच सामने ला कर रहेगी। वो रात को दोबारा कैंप के रिकॉर्ड रूम में जाती है और वहां लगे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन की फुटेज देखने की कोशिश करती है। काफ़ी देर बाद उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें एक शख्स रात के अंधेरे में दवाई के डब्बे बदलता दिखाई देता है, मगर उसका चेहरा वाज़ेह नहीं होता। ईशा मज़ीद गौर करती है तो उसे उस शख्स के हाथ में एक ख़ास ब्रेसलेट नज़र आता है। वो फ़ौरन याद करती है कि ऐसा ही ब्रेसलेट आकाश हमेशा पहनता है। अब ईशा को यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे आकाश ही है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आकाश को भी अंदाज़ा हो जाता है कि कोई इस तक पहुँचने वाला है। वो गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किसी भी कीमत पर सबूत ख़त्म कर दिए जाएं। उसी रात रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग जाती है। जब सूरज और ईशा वहां पहुंचते हैं तो पूरा कमरा जल रहा होता है। अहम फाइलें और कंप्यूटर तबाह हो चुके होते हैं। सूरज मायूसी से सब देख रहा होता है जबकि ईशा समझ जाती है कि यह हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग है। इस मुश्किल वक्त में ईशा सूरज का हौसला बढ़ाती है। वो उसे कहती है कि सच कभी ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। सूरज पहली बार ईशा की तरफ मुख्तलिफ नज़र से देखता है क्योंकि हर मुश्किल में सिर्फ ईशा ही इसके साथ खड़ी थी। दूसरी तरफ आकाश अब एक और ख़तरनाक कदम उठाने वाला होता है। वो सोचता है कि अगर सूरज कंपनी से निकाल दिया गया तो सारा रास्ता साफ हो जाएगा। उसीलिए वो कंपनी के मालिक के सामने जाली सबूत पेश करने का मंसूबा बनाता है ताकि सूरज पर मुकम्मल इल्ज़ाम साबित हो जाए। आने वाले दिनों में सूरज की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात में घिरने वाली थी। एक तरफ उसकी इज्जत दांव पर लगी थी, दूसरी तरफ ईशा की बढ़ती हुई कुर्बत उसके दिल में नए जज्बात पैदा कर रही थी। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्या ईशा वक्त पर आकाश का सच सबके सामने ला पाएगी या आकाश अपनी अगली चाल में कामयाब हो जाएगा। रात भर की बेचैनी के बाद सूरज अगली सुबह बहुत खामोश दिखाई देता है। इसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि शिकस्त का एहसास साफ नजर आ रहा होता है। कंपनी के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा होती है। हर चैनल पर एक ही खबर चल रही होती है कि मेडिकल कैंप में होने वाली लापरवाही ने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी। लोग सोशल मीडिया पर भी सूरज के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। कुछ इसे बेहिस कह रहे होते हैं तो कुछ उसे लालची इंसान करार दे रहे होते हैं। सूरज अपनी गाड़ी से उतरता है तो रिपोर्टर्स फौरन इसके गर्द जुमा हो जाते हैं। कोई सवाल करता है कि नाक़िस दवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो कोई पूछता है कि क्या कंपनी गरीब लोगों पर तजुर्बा कर रही थी। सूरज बगैर कुछ बोले अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। इधर ईशा पूरी रात जागकर सबूत ढूंढने में लगी रहती है। इसे यकीन था कि अगर वो आकाश की हकीकत सामने ना ला सकी तो सूरज हमेशा के लिए सब कुछ हार जाएगा। वो दोबारा इस कंपाउंडर से मिलने जाती है जिसने रात को स्टोर रूम के करीब किसी को देखा था। पहले तो वो आदमी बहुत डरता है क्योंकि आकाश के लोग उसे धमकियां दे चुके होते हैं, लेकिन ईशा उसे यकीन दिलाती है कि अगर उसने सच ना बताया तो मज़ीद लोग नुकसान उठाएंगे। काफ़ी देर बाद वो शख्स एक अहम बात बताता है। वो कहता है कि जिस रात दवाइयाँ बदली गईं, उसने आकाश को खुद कैंप के पिछले गेट के पास देखा था। यह सुनते ही ईशा को मज़ीद यकीन हो जाता है कि असल मुजरिम वही है, मगर सिर्फ एक बयान काफ़ी नहीं था। इन्हें ऐसा सबूत चाहिए था जो सबके सामने हकीकत साबित कर सके। दूसरी तरफ आकाश अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका होता है। वो अपने एक आदमी को हुक्म देता है कि किसी भी तरह ईशा को खामोश करो। आकाश जानता था कि अगर ईशा ने मज़ीद खोज लगाई तो इसका राज ज़्यादा देर छुप नहीं सकेगा। उसी दौरान कंपनी के मालिक ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होती है। बड़े बड़े अफसरान मौजूद होते हैं।
सबके सामने सूरज को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता है। एक शख्स गुस्से में कहता है कि कंपनी की इज्जत खाक में मिल चुकी है, जबकि दूसरा कहता है कि अगर फौरी एक्शन ना लिया गया तो लोग कंपनी पर केस कर देंगे। सूरज खामोश खड़ा सब सुनता रहता है। फिर कंपनी का मालिक सख्त लहजे में कहता है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, सूरज को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। ये सुनते ही पूरा हाल खामोश हो जाता है। सूरज के लिए ये लम्हा किसी सदमे से कम नहीं होता। वो कई सालों की मेहनत से इस मकाम तक पहुंचा था और आज एक साजिश ने सब कुछ छीन लिया था। वो बगैर कुछ कहे मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। ईशा जब ये खबर सुनती है तो फौरन सूरज के पीछे जाती है। वो देखती है कि सूरज तन्हा पार्किंग एरिया में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। पहली बार इसकी आंखों में कमजोरी दिखाई देती है। ईशा धीरे से कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, सच जल्द सामने आ जाएगा। मगर सूरज तल्ख लहजे में कहता है कि सच हमेशा जीतता तो नहीं है। ये सुनकर ईशा खामोश हो जाती है, लेकिन दिल ही दिल में फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सूरज को बेगुनाह साबित करके रहेगी। उसी रात ईशा को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ एक औरत होती है जो डरी हुई आवाज़ में कहती है कि वो आकाश के बारे में कुछ जानती है। वो औरत बताती है कि उसका भाई एक फार्मा कंपनी में काम करता था जहां से आकाश ने जाली दवाइयां खरीदी थीं। लेकिन कुछ दिन पहले इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और अब उसे शक है कि वो हादसा नहीं था। ईशा फौरन इस औरत से मिलने का फैसला करती है। वो एक पुराने कैफ़े में मुलाकात तय करती हैं। औरत वहां एक फ़ाइल लेकर आती है जिसमें दवाइयों के खुफिया रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। इन कागजात में वाज़ेह लिखा होता है कि आकाश ने एक जाली सप्लायर से दवाइयां खरीदीं। ईशा खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसे एक मजबूत सुराग मिल गया था। लेकिन जैसे ही वो कैफ़े से बाहर निकलती है, 2 बाइक सवार उनका पीछा शुरू कर देते हैं। ईशा घबरा जाती है और फौरन सूरज को कॉल करती है। सूरज फौरन वहां पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बाइक सवार ईशा से फाइल छीनने की कोशिश करते हैं। सड़क पर भगदड़ मच जाती है। ईशा पूरी ताकत से फाइल बचाने की कोशिश करती है। अचानक एक बाइक इसके बहुत करीब आती है और वो गिरने ही वाली होती है कि इतने में सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज इन लोगों का पीछा करता है लेकिन वो अंधेरे में फरार हो जाते हैं। ईशा खौफजदा हालत में सूरज को सारी बात बताती है और फाइल उसे दिखाती है। सूरज पहली बार हैरान रह जाता है क्योंकि अब इसके सामने आकाश के खिलाफ एक बड़ा सबूत मौजूद था। लेकिन सूरज अभी भी मुहतात होता है। वो कहता है कि सिर्फ ये फाइल काफ़ी नहीं, हमें ऐसा सबूत चाहिए जो अदालत और कंपनी दोनों के सामने आकाश को बेनकाब कर सके। दूसरी तरफ आकाश को जब मालूम होता है कि फाइल बच गई है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने आदमियों पर चीखता है और कहता है कि अगर ईशा और सूरज जिंदा रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी रात आकाश एक और ख़तरनाक मंसूबा बनाता है। वो फैसला करता है कि अगले दिन होने वाली कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाली सबूत पेश करेगा और सारा इल्ज़ाम सूरज पर डाल देगा। इधर सूरज और ईशा मिलकर अगला कदम सोच रहे होते हैं। ईशा कहती है कि अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो आकाश कामयाब हो जाएगा। सूरज काफ़ी देर खामोश रहने के बाद कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आकाश को उसके ही खेल में शिकस्त दी जाए। फिर दोनों एक ऐसा मंसूबा बनाते हैं जिससे न सिर्फ आकाश का सच सामने आएगा बल्कि उसके सारे जुर्म भी दुनिया के सामने बेनकाब हो